ज़रा सोचिए कि दो देश जिनके इतिहास में रिश्ते इतने भी ख़राब नहीं थे, आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने कट्टर दुश्मन क्यों हो गए। मैं बात कर रहा हूँ ईरान और अमेरिका के रिलेशन के बीच में। एक वक्त ऐसा था जब दोनों के बीच में रिलेशन इतने भी ख़राब नहीं थे, वो दोनों क्लोज अलाइज थे। मगर आखिरकार क्या हुआ कि ये दोनों इतने ज़्यादा कड़वे दुश्मन क्यों बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در ادامه موج 84م عملیات بعدی साथियों, मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है और आज के इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को बड़े ही आसान तरीके से और एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा, जिससे कि आप समझ जाएं कि आज अमेरिका और ईरान के संबंध इतने बुरे क्यों हैं। देखिए, आज दुनिया में जितने भी ऑयल रिज़र्व पाए जाते हैं उसमें से ईरान दुनिया में आज तीसरे नंबर पे आता है। मतलब ईरान के पास ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा है। ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिज़र्व तो था, मगर उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो ऑयल को बिल्कुल स्मूथ तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटेन और अमेरिकन कंपनीज़ ने ईरान में अपने खुद की कंपनी सेट कर ली। दोनों देशों को ईरान में कंपनी सेटअप करने के अपने अलग अलग फ़ायदे थे। ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, मिडिल ईस्ट में उनको कंट्रोल मिल गया और एक ग्लोबल पावर की तरह इस दुनिया में देखा गया। अमेरिका अपना स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, कोल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा उसको मदद मिल गई और फ्यूचर के लिए भी ऑयल का एक्सेस मिल गया। मगर इन सब से ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। इसी चीज़ को देखते हुए साल 1951 में वहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादे ने ये चीज़ देखा और सारी कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब है कि अब सारी कंपनी पर ईरान सरकार का राज होगा। ब्रिटिश और अमेरिका की कंपनीज़ को नेशनलाइज कर देने से अपने रिसोर्स पे ईरान का खुद का कंट्रोल बढ़ गया। नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था उनके देश में काफ़ी कम हो गया और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। उनके सारे कंपनी को नेशनलाइज कर देने से अमेरिका और ब्रिटेन का बिजनेस अब ख़राब हो रहा था, उनको फ़ायदा काफ़ी कम हो रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हुए 19 अगस्त 1953 को अमेरिका अपना खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन अपना खुफिया एजेंसी M16 की मदद से ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को गिरफ्तार करवा के वहाँ से हटा दिया और उनका तख्ता पलट कर दिया। ईरानी प्रधानमंत्री मोसादेक को वहाँ से हटाने के बाद ये सारा पावर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को दे दिया गया और रिजा पहलवी एक तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका जो कहता था रिजा पहलवी वो सारा कुछ काम करता था। साल 1954 में रिजा पहलवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनीज को वो 40% का ओनरशिप देगा, वो भी 25 साल के लिए। रिजा पहलवी को एग्रीमेंट तो साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे फुल पावर अमेरिका नहीं दिलवाया था। साथियों, एग्रीमेंट साइन होने के बाद ईरान के लोगों ने देखा कि हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक हो रहा है। फिर से फॉरेन कंपनीज ने हमारे देश में दखलंदाजी शुरू कर दी है और जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाहरी देशों को ही जा रहे हैं। तो साल 1953 से लेकर साल 1979 तक रिजा पहलवी ने ईरान पे खूब राज किया। उसके राज में करप्शन, इनइक्वालिटी, वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, देश में रिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्हीं सब को देखते हुए साल 1978 से साल 1979 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। साथियों, इन्हीं सब प्रोटेस्ट के दरमियान ईरान के रेवोल्यूशनरिस्ट आयतुल्ला रुहुल्लाह खमनी ने वहाँ पे खूब पावरफुल तरीके से और इन्फ्लुएंशियल तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। रुहुल्लाह खमनी ने शाह मोहम्मद रिजा पहलवी के खिलाफ खूब पावरफुल तरीके से आवाज़ उठाई। उनके आवाज़ उठाने की वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया। देश में रिजा पहलवी के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट होने लगा कि जनवरी 1979 में रिजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। रिजा पहलवी के देश छोड़ने के बाद रिजा पहलवी अमेरिका में जाके रहने लगा और अमेरिका उसे सब मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी के आम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया। उसके बाद रुहुल्लाह खमनी ईरान वापस आकर वहाँ के पहले सुप्रीम लीडर बनते हैं और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर ख़त्म करने के लिए वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आते हैं। साथियों, इस्लामिक रेवोल्यूशन के 9 महीने बाद भी जनता में आक्रोश था। जनता चाहती थी कि रिजा पहलवी को ईरान की सड़कों पर लाके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मगर रिजा पहलवी को अमेरिका ने सही सलामत रखा था और वापस करने से इनकार कर दिया। साथियों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तख्ता पलट कर दिया और दूसरी चीज़ की रिजा पहलवी को भी वापस करने से अमेरिका मना कर दिया। इस चीज़ से अमेरिका और ईरान के रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हुए। साथियों, रेवोल्यूशन के लगभग 9 महीने बाद 9 नवंबर 1979 को रुहुल्लाह खमनी के सपोर्ट से ईरान के स्टूडेंट ने तहरीर में US एम्बेसी पे बिल्कुल जोरदार तरीके से अटैक किया और वहाँ के 52 डिप्लोमेट, स्टाफ और ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लिया। ईरान की डिमांड थी कि रिजा पहलवी को वापस ईरान भेज दिया जाए, मगर अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया और ये क्राइसिस लगभग 444 दिन तक चली। उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने काफ़ी कुछ किया अपने डिप्लोमेट्स को वापस लाने के लिए। उन्होंने सारे ईरान के एसेट को फ्रीज़ कर दिया, वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया
और एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी करवाया, मगर सब कुछ फेल हो गया और अभी तक वो डिप्लोमेट्स ईरान के कब्ज़े में ही थे। हालांकि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान ने सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत वापस किया, मगर इस चीज़ से अमेरिका और ईरान के बीच हालात और ख़राब हो गए। साथियों, इन्हीं सब हालातों के बीच में इराक और ईरान का जंग हो गया। ये जंग काफ़ी भीषण था और इस भीषण जंग में 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग मारे गए और इन 10 लाख लोगों में से ज़्यादातर ईरान के ही लोग थे। इराक ईरान की जंग 1980 से 1988 तक चली और इसमें भी अमेरिका ने इराक की खूब साथ दिया। इराक को इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया और डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी भी दी। साल 1988 में यूएस नेवी ने ईरानियन ऑयल प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दिए और गलती से ईरान के फ़्लाइट 655 जो एक सिविलियन प्लेन था उसको भी शूट डाउन कर दिया और उसमें सिविलियन मारे गए, वो भी 290। साथियों, इतिहास का ये घटना ईरान और अमेरिका के रिश्ते को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। इस घटना के बाद फ्यूचर में और भी कई सारे इंसिडेंट हुए जिससे इनके रिश्ते और रिलेशन और भी ख़राब होते गए। अगर आपको वो सारे रीज़न जानने हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करिएगा, तो मैं अगले भी सारे पॉइंट्स को कवर कर दूंगा। जय हिंद।